हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो है दलहनी फसल और दलहनी फसल का जो आज हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है वो क्या है, मोठ। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोठ वीन को हम क्या क्या और नाम देते हैं। तो टू द पॉइंट हम बात करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसे मोठ वीन। इसके अलावा और क्या नाम है बेटा, इसको हम कहते हैं ड्यू वीन। इसके अलावा बेटा हम इसके और क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक तो मोठ वीन हो गया, आपके ड्यू वीन हो गया, और एक हो गया बेटा किडनी वीन। किडनी वीन, ध्यान रखना। मोठ के 3 नाम, किडनी वीन, इसके अलावा ड्यू वीन और आपके मोठ वीन। ठीक है, ध्यान रखें। फिर उसके बाद इसकी जो सामान्य जानकारी है उसकी हम चर्चा करेंगे कि सामान्य जानकारी में हम किसको क्या है, छोटा मोटा देखो, जो टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही बात करेंगे। आ जा भाई सामान्य जानकारी में। चलिए, सबसे पहले आपसे बॉटनिकल नेम, इसका जो वानस्पतिक नाम यदि मोठ वीन का पूछा जाता है तो विडिना एटोनिटिफोलिया, विडिना एटोनिटिफोलिया। ध्यान रखना, जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, विडिना एटोनिटिफोलिया होता है। इसके अलावा कुल सभी को पता है कि जितनी भी दलहनी फसल हैं उनका कुल क्या होता है, फैबेसी होता है। क्या होता है बेटा, कुल फैबेसी होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मोठ वीन है, मोठ वीन का उत्पत्ति स्थान की यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है भारत। क्या होता है बेटा, भारत उत्पत्ति स्थान होता है। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि विडिना एटोनिटिफोलिया भारत उत्पत्ति स्थान होता है, और इसके अलावा जो है कुल क्या होता है, फैबेसी होता है। नोट कर लिया? चलिए ये नोट करें। फिर इसके बाद जो है आगे और देखते हैं इसकी सामान्य जानकारी की यदि मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मोठ वीन है खरीफ की फसल है, यानी कि कब बोई जाती है बेटा, ये बोई जाती है खरीफ ऋतु में। ध्यान रखें, कब बोई जाती है बेटा, खरीफ ऋतु में इसको बोया जाता है मोठ वीन को। इसके साथ ही मोठ वीन में प्रोटीन की यदि हम चर्चा करें, इसका जो दाना होता है, दाने में यदि हम प्रोटीन की चर्चा करें तो 18 से 22 पॉइंट, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, 18 से 22.5 जो है % जो है इसमें प्रोटीन होती है। किसमें, मोठ वीन में। इसके अलावा इसे हमने क्या नाम दे दिया, किडनी बीन कह दिया। इसके अलावा और सुने प्यारे विद्यार्थियों, इससे बीकानेरी भुंजिया बनाई जाती है। बीकानेरी भुंजिया, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बीकानेरी भुंजिया बनाने के लिए कौन सी फसल बीटा के दाने का यूज, बीकानेरी भुंजिया बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, मोठ वीन से। मोठ वीन से बीकानेरी भुंजिया बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा बीकानेरी भुंजिया के साथ पापड़ भी जो है आपके इसके मोठ वीन से बनाए जाते हैं। अब आगे चर्चा करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके थोड़ा उत्पादन की चर्चा करें तो उत्पादन में बेटा राजस्थान राज्य, यदि भारत में उत्पादन की बात करें तो राजस्थान राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है मोठ वीन का। और राजस्थान में भी कौन सा जिला, देखो जिले थोड़ा चेंज होते रहते हैं, एक बार चूरू था और शायद अभी बीकानेर है, चूरू बीकानेर है ना। ये जो 2 जिले हैं सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। करंट डेटा है, चेंज होता रहता है, तो मैं करंट डेटा जब अलग से लाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि करंट डेटा में क्या है। इसके अलावा वेरी एक और इम्पोर्टेंट कि दलहनी फसलों में ये जो मोठ वीन होती है ये अत्यधिक सूखा सहनशील होती है ना। अत्यधिक जो है इसमें सूखा सहने की क्षमता होती है। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें अत्यधिक सूखा सहन करने की क्षमता, अत्यधिक सूखा सहन करने की जो क्षमता है वो किस में होती है बेटा, मोठ वीन में होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसका। इसके अलावा
इसमें अंकुरण की बात करें, देखो ये बीटा नीरी भुंजिया, इसमें यदि हम अंकुरण की बात करें, किसकी बात करें बेटा, अंकुरण की यदि बात करूं तो अंकुरण किस प्रकार का होता है, देखो दो प्रकार का अंकुरण होता है, एपीजियल और हाइपोजियल। इसमें जो अंकुरण होता है ये होता है बेटा एपीजियल, एपीजियल अंकुरण होता है। आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा अंकुरण होता है, एपीजियल होता है। इसमें फली का प्रकार, फल का जो प्रकार है, जो दाना है, फल का जो प्रकार है वो क्या होता है, वो होता है बेटा पौड़, यानी कि फली। आपसे कोई पूछ ले कि फल का प्रकार क्या है, पौड़ है, फली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जलवायु की यदि बात करें तो जलवायु में आपको पता ही है, आगे देखो सामान्य जानकारी कंप्लीट हुई, अब आगे देखते हैं जलवायु। जलवायु में आपको पता है कि इसके लिए कैसा चाहिए, गर्म और शुष्क मौसम, गर्म व शुष्क। क्योंकि चूरू और बीकानेर जो जिले हैं वहां पर आप देखो कितनी गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और उधर ये खरीफ सीजन की फसल है, कब बोई जाती है बेटा, खरीफ में बोई जाती है। इसके अलावा ये गर्मी सहने की क्षमता है भाई, इसमें गर्मी सहने की क्षमता भी होती है, ध्यान रखना, गर्मी सहने की जो क्षमता है वो इसमें होती है। ठीक है, जलवायु की बात हो रही। अब इसमें भाई अब मोठ बीन को यदि बोना है तो इसके लिए जो मृदा है, अच्छी मृदा, इसके लिए जो मृदा रहती है बेटा बलुई दोमट, बलुई दोमट उपयुक्त रहती है। बलुई दोमट इसके लिए उपयुक्त रहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो तापमान में आप एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि इसके लिए जो तापमान है, तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। 25 से 32 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान इसके लिए अच्छा रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हो गया, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे यदि बात तो टू द पॉइंट बात करूंगा, रामायण की बात नहीं करेंगे। इसकी बुवाई की यदि मैं बात करूं तो बुवाई भाई कब की जाती है इसकी मोठ की, खरीफ में। खरीफ में बेटा कब, जुलाई अगस्त या जून जुलाई में जो है, ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जून जुलाई, जून जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। चलो बढ़िया है, बुवाई कर ली। अब जब बुवाई करोगे तो बीज भी आपको लेना है, तो इसके लिए जो बीज दर है वो भी आप लोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोठ के लिए जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, 10 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है बेटा, 10 केजी प्रति हेक्टेयर मोठ के लिए होती है जब आप सामान्य कर रहे हो, सामान्य ओनली दाने हेतु। और यदि आपने सोचा कि यार दो फसलों को मिश्रित करके बो दिया जाए, दो फसलों को मिश्रित करते बो दिया जाए, तो बेटा 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर मिश्रित फसल हेतु 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर मिश्रित फसल के लिए इसमें बीज दर काम में ली जाती है। अब जब आपने बीज बोया तो बीज को एक निश्चित अंतराल पर भी बोओगे, कतार से कतार के मध्य की दूरी एक अलग होनी चाहिए। इसके साथ ही जो है आपकी प्लांट से प्लांट के मध्य की दूरी भी अलग होनी चाहिए। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि रोपण जो दूरी है वो कितनी रहेगी। चलिए रोपण दूरी की बात करें तो 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर ये रोपण दूरी रहती है। जो पहले लिखी जाती है ये रो टू रो होती है, और बाद में जो लिखी जाती है ये प्लांट टू प्लांट होती है। ये आपकी रोपण दूरी होती है किसमें बेटा, मोठ बीन में। चलिए रोपण दूरी की बात हो रही, बीज दर की भी बात हो रही, बुवाई की भी बात हो रही। अब आप जब बो रहे हो तो वेराइटीज और किस्मों की भी बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि वेराइटीज और इसके लिए किस्में कौन कौन सी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, किस्मों की भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए जल्दी से आ जाओ। चलो किस्में में आप सुनो,
RMO40 ये बहुत पूछी जाती है। RMO40 जड़िया जो ज्वाला, ये जोबनेर से निकाली गई है भाई। जड़िया ज्वाला जोबनेर से विकसित जो हैं ये किस्में हैं। जड़िया ज्वाला RMO40 ये जोबनेर से विकसित किस्में हैं। इसके साथ ही और यदि बात करें तो RMO 435 जिसे हमने मरु बहार कहा है। एक RMO 225 जिसे हमने मरु बरदान कहा है। ध्यान से सुना, मरु बरदान किसे कहा है और मरु बहार किसे कहा है। इसके अलावा और यदि और चर्चा करें तो काजरी मठ, काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। तो काजरी मठ 8 जिसे हम CZM 8 से डिनोट करते हैं। लेकिन RMO40 जड़िया ज्वाला, RMO 435 जिसको हमने मरु बहार कहा है, RMO 225 जिसको हमने जो है मरु बरदान कहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं। IPCMO 912 एक और है IPCMO 912, इसको हम कहते हैं बेटा विकास। क्या कहते हो? विकास कहते हो। ध्यान रखना, विकास एसटी है तो मरु विकास कपास की किस्म है, कष्टीय कपास की है। ध्यान रखें, ये जो है किस्में होती हैं RMO40 जड़िया ज्वाला, इसके अलावा RMO 435 जिसे हमने मरु बरदान कहा है ना, सॉरी मरु बहार कहा है। RMO 225 जिसे हमने मरु बरदान कहा है ना। इसके अलावा काजरी मठ और IPCMO 912 जिसे हमने विकास कहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए लिख लिया। अब आ जाओ उर्वरक की चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें कितना उर्वरक दिया जाता है। उर्वरक में, क्योंकि उर्वरक में इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो 10 kg प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। फास्फोरस की बात करें तो 30 kg प्रति हेक्टेयर जो है फास्फोरस दिया जाता है। और पोटेशियम की बात करें तो 30 kg प्रति हेक्टेयर जो है प्यारे विद्यार्थियों मॉट में पोटेशियम दिया जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया उर्वरक दे दिया। अब क्योंकि ये खरीफ में बोई जाती है तो हो सकता है इसको सिंचाई की जरूरत ना पड़े। अब सोचो इसको सिंचाई की जरूरत पड़ी तो इसमें आप लिख लें वर्षा ना होने पर 1-2 सिंचाई करें। यदि वर्षा नहीं हो रही है तो 1-2 सिंचाई करें। लेकिन यदि वर्षा नहीं हो रही है, आप सिंचाई कर रहे हो, तो कौन सी अवस्था पर आपको सिंचाई करनी है? जिस अवस्था पर सिंचाई करनी है वो है प्यारे विद्यार्थियों, एक तो है आपकी पुष्पावस्था। पुष्पावस्था, इस पर आपको जो फ्लावरिंग इंग्लिश में कहते हैं फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, इस पर आपको सिंचाई करनी है। दूसरी दाना बनते समय, दूसरी दाना बनते समय यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ग्रेन फिलिंग, ग्रेन फिलिंग। दाना बनते समय या ग्रेन फिलिंग जो है पुष्पावस्था कितने दिन बाद आती है ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, 20 से 25 दिन बाद डे आफ्टर सोइंग। और ये आती है बेटा 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग। DAS की फुल फॉर्म होती है डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुवाई के इतने दिन बाद। तो ध्यान रखना, यदि आप सिंचाई के साधन हैं आपके पास और बरसात नहीं हो रही है, 1-2 सिंचाई करो। किस अवस्था पर? पुष्पावस्था पर और दाना बनने की अवस्था पर। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो है लगभग कंप्लीट है। इसके अलावा कोई खरपतवारनाशी आपको यूज करना है तो दालें वाली फसलों में यदि आप खरपतवारनाशी आप कोई भी यूज कर रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना फ्लूक्लोरिलीन, ये एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी दलहनी फसल में फ्लूक्लोरिलीन जो है, इसी का दूसरा नाम क्या है? वासालिन। किसी भी
किसी भी दलहनी फसल में, किसी भी दलहनी फसल में आप यूज कर सकते हो फ्लूक्लोरेलिन का। तिलहनी में भी आप यूज कर सकते हो फ्लूक्लोरेलिन का, ये ध्यान रखना। एक और यूज कर सकते हैं खरपतवारनाशी, वो है बेटा दूसरा, एक तो हो गया फ्लूक्लोरेलिन, एक है बेटा दूसरा है पेंडिमेथिलिन। पेंडिमेथिलिन का यूज भी हम दलहनी और तिलहनी फसलों में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अब क्या करोगे, कटाई करोगे तो कटाई कर लो। उपज की बात करें तो उपज बेटा 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये दाना, और 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यदि आपने चारा लगाया है, सूखा चारा प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इसमें मोट में थोड़ा सा आपके सिलेबस में ओनली पादप संरक्षण देके रखा है, पौध संरक्षण। संरक्षण में मतलब रोट, और उसका रोट कारक याद नहीं करना, रोट कारक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पौध संरक्षण। और पौध संरक्षण में 3 ही आपको याद रखने हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो है चित्ती जीवाणु रोग, जीवाणु के द्वारा होता है। एक आपका जो है, एक आपका है बेटा पीलिया रोग, पीला हो जाता है इसमें पौधा। एक है आपका प्यारे विद्यार्थियों पीत सिरा मोजेक रोग। अब देखो इसमें ओनली आपको नियंत्रण याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं चर्चा करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो केवल और केवल आपको नियंत्रण याद रखना है। किसी भी जीवाणु से यदि कोई रोग हो रहा है, उसका आपको प्रबंधन करना है, यानी नियंत्रण, यानी कि उसका प्रबंधन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों एड्रीमाइसिन, क्या एड्रीमाइसिन का आपको यूज करना है, एड्रीमाइसिन आपको यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा पीलिया रोग, यदि पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही हैं तो 0.8% H2SO4 का आप छिड़काव कर दें, H2SO4 का या फेरस सल्फेट का, है ना, फेरस सल्फेट का आप छिड़काव कर सकते हो, या फेरस सल्फेट का। आपसे केवल नियंत्रण पूछा जा सकता है। पीत सिरा मोजेक की बात करें तो वायरस जनित रोग है। क्या है, वायरस जनित। और जब वायरस जनित है, मैंने बताया है, हमेशा बताता हूं कि जो वायरस है उसको कोई ना कोई लेके जाता है। वायरस के पैर नहीं होते हैं, है ना, खुद नहीं जाता, उसको कोई लेके जाता है। इसलिए एग्जाम में हमेशा इसका वाहक पूछा जाता है। और वायरस जनित रोग है, इसका वाहक है बेटा व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। और सफ़ेद मक्खी का नाम क्या होता है, बेमेशिया टेविटी। ध्यान रखें बेटा, बेमेशिया टेविटी, इसका क्या है, मक्खी का जो है साइंटिफिक नेम होता है। अब यदि आपको किसी भी वायरस जनित रोग का रोग कारक आपको निदान करना है, तो आपको कीटनाशी का उपयोग करना है, जैसे मेलाथियोन है, एंडोसल्फान है, ये सब। तो ध्यान रखना, ये आपके पौध संरक्षण हो गया प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी मोट कंप्लीट है। एक बार और देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों मोट को। चलिए, हमने पढ़ा मोट को हमने मोट बीन कहा है, इसके अलावा ड्यू बीन कहा है, किडनी बीन कहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बिगना एटोनिटीफोलिया कहा है, कुल हमने फेवेसी कहा है, उत्पत्ति स्थान मैंने भारत बताया मोट बीन का। इसके अलावा मोट बीन जो है खरीफ की फसल है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 22.5% होती है। इसके अलावा इसे बीकानेरी भुजिया बनाई जाती है। उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है, राजस्थान में चूरू या बीकानेर है। अत्यधिक सूखा सहनशील फसल होती है। मोट की अंकुरण की बात करें तो एपीजियल अंकुरण होता है। फल का प्रकार होता है बेटा पौड़। और इसमें जो जलवायु की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए तापमान चाहिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अच्छा रहता है, और सूखा सहनशील, गर्म और शुष्क मौसम चाहिए।
बुवाई की बात करें तो खरीफ में बुवाई की जाती है जून जुलाई में की जाती है। बीज दर की बात करें तो 10 kg प्रति हेक्टेयर सामान्य है बीज दर। यदि आप मिश्रित खेती कर रहे हो, 2 फसलों को एक साथ बो रहे हो, तब जो है मिश्रित फसल हेतु बीज दर 4 से 5 kg। इसके अलावा जब आप इसको फसल को बो रहे हो तो रोपण दूरी कितनी दी जाती है? रोपण दूरी होती है बेटा 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। जो पहली लिखी जाती है वो प्लांट से प्लांट होती है, बाद में रो टू रो होती है। किस्मों की बात करें तो किस्में होती हैं बेटा RMO 40 जड़िया ज्वाला, RMO 435 जिसे मरु बहार कहा है, RMO 225 जिसे हमने मरु बरदान कहा है। इसके साथ ही टाजरी मॉट IPC MO 912 जिसे हमने विकास कहा है। उर्वरक की बात करें 10 kg प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन। फास्फोरस की बात करें 30 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस। पोटेशियम की बात करें 30 kg प्रति हेक्टेयर जो है पोटेशियम। सिंचाई यदि आप देखो वैसे तो खरीफ में बोई जाती है, लेकिन यदि सिंचाई नहीं है आपके पास जो है बरसात नहीं हो रही है और आप चाहते हो सिंचाई करना, तो आप 1 या 2 सिंचाई करें। यदि किस अवस्था पर सिंचाई करनी है इसकी बात करें तो एक फ्लावरिंग अवस्था जो कब आती है बेटा 20 से 25 दिन बाद। दूसरी है बेटा आपकी दाना भरने की अवस्था, वो कब आती है 40 से 45 दिन बाद। खरपतवार नाशी की बात करें तो फ्लूक्लोरेरिन या पेंडिमिथालिन जो है खरपतवार नाशी, इसमें काम में लिया जाता है बेटा, है ना। उपज की बात हो गई। इसके अलावा जो है बेटा पौध संरक्षण में यदि मैं बात करूं तो आपके फर्स्ट है चित्ती जीवाणु रोग, जो एक जीवाणु जनित रोग है और जिसका प्रबंधन एग्रीमाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्रीमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये भी ऑप्शन में आ सकता है। कोई भी जीवाणु के द्वारा जो रोग होता है उसका नियंत्रण यदि करना है तो एग्रीमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से करते हैं। यदि पीलिया रोग हो रहा है तो H2SO4 या फेरस सल्फेट, और पीत सिरा मौजट है तो बेटा इसका एक वायरस जनित रोग होता है और वायरस का वाहक कौन होता है? सफेद मक्खी एक कीट है, इसका नियंत्रण करना है तो कीटनाशी का उपयोग करना होगा। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका मॉड कंप्लीट है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।